गुड आफ्टरनून। मैं आशीष जून, फैकल्टी ऑफ जीएस। आप सभी का आशीष जून सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा पॉलिटी का सेक्शन चला हुआ था और पॉलिटी की 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये हमारी 4th क्लास है। तो जिस बच्चे ने पहली 3 क्लास ना देखी हो वो पहले वो 3 क्लासेज देख ले, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी अच्छे से बन सके और आपको सब समझ में आए। अंडरस्टूड? तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देश का कि हमारा देश रन कैसे हो रहा है, कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया कि लेजिस्लेचर के बारे में, विधायिका के बारे में, कि विधायिका का काम क्या होता है। विधायिका लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, टू फ्रेम लॉज। तो कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। और वो कानून बनाया कैसे जाता है? तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले बिल लाया जाता है सदन में। क्या लाया जाता है? बिल, विधेयक। और उस बिल को पारित किया जाता है, पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस बिल को राष्ट्रपति या गवर्नर के पास भेजा जाता है। ये सारा प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लेजिस्लेचर, विधायिका का जो काम है कानून बनाने का, उस कानून को बनाने के लिए सदन में बिल लाया जाता है, हाउस में बिल लाया जाता है। उस बिल की टाइप आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बिल के प्रकार, बिल टाइप्स ऑफ बिल। तो कितने प्रकार के टाइप हैं? ये 4 टाइप के बिल पाए जाते हैं इंडिया में। 4 टाइप्स ऑफ बिल्स, 4 प्रकार के विधेयक। हम चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तीसरा है मनी बिल, धन विधेयक। और चौथा है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। तो इन 4 के 4 विधेयकों के बारे में, बिल के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? ओके। फर्स्ट, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। होता क्या है साधारण विधेयक? क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कहाँ कहाँ काम आता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि संविधान के अंदर इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है। संविधान में कोई भी आर्टिकल इसका नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि ये बिल किस मेजॉरिटी से पास किया जाता है? तो नाम ही बता रहा है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। तो सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़ी है, वहां से आप देख लेना कि मेजॉरिटी क्या होता है, कौन सी टाइप होती है, कौन सी मेजॉरिटी में कैसे बिल पास होता है। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़ रखी है। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है इतना ही कि ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, साधारण बहुमत से पास होता है, सिंपल मेजॉरिटी से। अंडरस्टूड? इसके बाद अगर हम बात करें कि जो ऑर्डिनरी बिल है, जो साधारण विधेयक है, उसको संसद के किसी एक सदन में लाते हैं, ठीक है। संसद के किसी एक हाउस में आएगा, उससे पास होकर के दूसरे हाउस में जाएगा, है ना। और दूसरे हाउस से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा। यही है ना प्रोसेस। अगर पार्लियामेंट लॉ बना रही है, भारत की संसद, पार्लियामेंट, भारत की विधायिका अगर लॉ बना रही है, तो उसके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये साधारण बिल किसी भी एक सदन में आएगा, एक सदन से पास होगा दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन से पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इस बिल पर साइन भी कर सकता है, ठीक है। इसको रीथिंक के लिए वापस भी लौटा सकता है, और इस पर ना साइन करे ना रीथिंक के लिए वापस लौटाए, अपने पास रख के बैठ जाए, मतलब पॉकेट विटो यूज कर ले। तो साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमें पता चला कि राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, वो तीनों के तीनों एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। अब एक सिचुएशन और लेते हैं कि मान लिया बिल किसी एक हाउस में आया, ठीक है, उसने पास कर दिया, दूसरे हाउस में गया और दूसरे हाउस में वो बिल ऐसे ही पड़ा है, उसको पास नहीं किया जा रहा, मतलब डेडलॉक की स्थिति बन गई है। मतलब एक हाउस ने तो पास कर दिया, दूसरा उसको पास नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा?
देखिए, अगर बिल ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, और ऐसी सिचुएशन आती है, डेडलॉक की सिचुएशन आती है, तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का। ठीक है, अब बात करेंगे ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक क्या है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बिल को। ठीक है, तो ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक, सबसे पहले तो इसका प्रोविजन है आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 में इसका प्रोविजन दिया गया है संविधान में। ठीक है, अब ज्वाइंट सीटिंग होती क्या है, देखिए, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसके दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के मेंबर एक जगह बैठे हुए हैं, राज्यसभा के मेंबर एक जगह बैठे हुए हैं, उन दोनों को एक साथ बिठा दिया जाए इकट्ठा। ठीक है, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट सीटिंग। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्यों की विधायिकाएं हैं, हो सकता है राज्य की विधायिका में दो हाउस हो, ऐसा हो सकता है, हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि कुछ स्टेट, 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर में डबल हाउस है, दो हाउस हैं। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के उन दोनों हाउसों को भी अगर एक साथ बिठा दिया जाए, दोनों सदनों को भी, तो उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 में है। दूसरी बात ये कि ज्वाइंट सीटिंग होती क्या है कि दोनों के दोनों हाउस के मेंबर्स को एक साथ बिठा दिया जाता है किसी बिल पर चर्चा करने के लिए, उसको कहते हैं ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है, अब बात यह कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है, तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ने बुला दिया ज्वाइंट सीटिंग, कब बुलाएगा, जब डेडलॉक की स्थिति होगी, मतलब एक हाउस बिल पास कर दे और दूसरा हाउस बिल पास ना कर रहा हो, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई हो, तो ऐसे केस में अगर साधारण बिल है, तो साधारण बिल एक हाउस में आया, दूसरे में गया, दूसरा पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग बुलाएगा, दोनों हाउसों को एक साथ इकट्ठा बुलाएगा। ठीक है, तब बहस होगी और वोटिंग होगी। ठीक है, अब ज्वाइंट सीटिंग बुला ली, ज्वाइंट सीटिंग बुलाने के बाद, ठीक है, उसको प्रिजाइड कौन करेगा, मतलब उस हाउस को, दोनों हाउस जब एक साथ बिठा दिया तो उसको चलाएगा कौन, वहां चेयरमैन की तरह बैठेगा कौन। ठीक है, जैसे लोकसभा थी, एक तरफ लोकसभा चल रही थी, तो लोकसभा को कौन प्रिजाइड कर रहा था, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरी तरफ राज्यसभा थी, राज्यसभा को कौन प्रिजाइड कर रहा है, ठीक है, कौन, चेयरमैन, चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन। ठीक है, आया समझ में। लेकिन जब दोनों को एक साथ बिठा दिया गया ज्वाइंट सीटिंग में, अब प्रिजाइड कौन करेगा, अब करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो प्रिजाइड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है राष्ट्रपति और प्रिजाइड करता है, मतलब चेयरमैनशिप करता है कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है, एब्सेंट है, तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन करेगा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आया समझ में, ये सीरीज ध्यान रखनी है। प्रिजाइड कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो कौन आएगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये भी नहीं है तो कौन होगा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति। अंडरस्टूड, आई थिंक ज्वाइंट सीटिंग इज क्लियर। ओके, अब बात करते हैं साधारण विधेयक की, अपने ऑर्डिनरी बिल पर आते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। अगर डेडलॉक की सिचुएशन आती है तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। ठीक है, अंडरस्टूड। और दोनों हाउस अगर बिल पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपने तीनों विकल्प, तीनों अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब साइन भी कर सकता है, रीथिंक के लिए वापस भी लौटा सकता है, और अपनी पॉकेट वीटो भी यूज कर सकता है। ये था हमारा ऑर्डिनरी बिल, साधारण बहुमत, साधारण विधेयक। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट और कि अगर ये बिल किसी भी हाउस में लाया जाता है तो लाने से पहले क्या प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। मतलब बिल को लाने से पहले
राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? तो साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। अंडरस्टूड? कि अगर साधारण विधेयक कोई भी लेके आना है तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के आप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसमें क्या है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या है वो? आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, ठीक है। आर्टिकल 3 पढ़ेंगे, क्या होता है आर्टिकल 3? क्या कहता है कि आर्टिकल 3 ये कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, या देखो आर्टिकल 3 क्या कहता है, जैसे कोई भी राज्य है उसकी सीमा में, मतलब उसकी बाउंड्री में, उसके नाम में या उसके क्षेत्रफल एरिया में अगर परिवर्तन करना है, ठीक है, क्या करना है, उसके नाम में, किसी भी राज्य के नाम में, उसकी बाउंड्री में मतलब सीमा में, एरिया में मतलब क्षेत्रफल में अगर कोई भी चेंज करना है, या दो राज्यों से मिलाकर एक राज्य बनाना है, या एक राज्य से दो राज्य बनाने हैं, तो ऐसे जो ये काम है ये कैसे होंगे? ये आर्टिकल 3 के तहत होंगे। और आर्टिकल 3 ये कहता है कि ये काम भारत की संसद कर सकती है। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं हरियाणा, जैसे हरियाणा स्टेट है और हरियाणा के सीएम अगर चाहें कि हरियाणा का नाम हरियाला रख दिया जाए, तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी भारत की संसद। कौन करेगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, किसी भी राज्य की बाउंड्री बदलनी हो, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बदलना हो, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, एक राज्य से दो राज्य बनाने हो, या एक राज्य या दो तीन राज्यों से मिलाकर के कोई नया राज्य बनाना हो, तो इस तरीके के काम आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत की संसद करेगी। और उसके लिए साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल लाया जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक की एक विशेषता है कि उसको बिना प्रेसिडेंट से पूछे हम ला सकते हैं, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन आवश्यक नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई बिल आएगा तो उस बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है। अंडरस्टूड? हमारा फर्स्ट टाइप का बिल ऑर्डिनरी बिल कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड बिल। सेकंड बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो इसका जिक्र है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 368 और पार्ट 20 भाग 20, पार्ट 20 भाग 20 हमारे संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में क्या दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन होता क्या है? संविधान क्या है? एक बुक है, रूल एंड रेगुलेशंस, पूरी मोटी बुक है, उसमें कुछ बदलाव करना है, ठीक है। तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक ला करके, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे संविधान संशोधन विधेयक है, सबसे पहली बात तो ये, इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी एक हाउस में लेकर के आएंगे, ठीक है। एक हाउस पास कर देगा तो दूसरे हाउस में जाएगा। तो पहली बात तो ये किस मेजोरिटी से पास होगा, कौन से बहुमत से पास होगा? ये होगा स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, कल पढ़ाया था ना। विशेष बहुमत प्रकार 2 से ये पास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हाउस में आया, उसने स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 से पास किया, दूसरे हाउस में चला गया, दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस ने स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 से पास कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता, साइन करने के लिए बाध्य है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट अपने तीनों ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। क्या करेगा? राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है,
राष्ट्रपति ना तो उस पर पॉकेट वीटो यूज कर सकता, ना ही उसे पुनर्विचार रीथिंक के लिए वापस लौटा सकता। अंडरस्टूड? ओके। और ये प्रोविजन किया कब? 24वां संविधान संशोधन, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1971 में, 1971 में। उसमें लिख दिया गया कि अगर संविधान संशोधन विधेयक, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस ने स्पेशल मेजोरिटी से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। इट इज मैंडेटरी टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ना तो उसको रीथिंक के लिए वापस लौटाया जा सकता, ना ही पॉकेट वीटो यूज की जा सकती। तो अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो किस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 से प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ना तो वापस भेज सकता और ना ही उस पर पॉकेट वीटो यूज कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइंट सीटिंग की। ठीक है, कि ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है कि नहीं। ठीक है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक हाउस में आया, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे में भेज दिया, अगर दूसरे ने पास नहीं किया तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में क्या था? अगर डेडलॉक की सिचुएशन बनती है, एक हाउस पास करता है, दूसरा नहीं करता है, तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। अगर एक हाउस पास कर दे, दूसरा पास ना करे तो बिल ड्रॉप हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आगे प्रोसीड होगा ही नहीं। अंडरस्टूड? ओके। इसके बाद अगर बात करें हम बिल नंबर 3, मनी बिल, धन विधेयक, धन विधेयक, तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि कोई आर्टिकल है क्या संविधान में। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 110, 110, धन विधेयक, मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 में है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस बिल की, वित्त विधेयक की, तो फाइनेंस बिल दो तरीके का होता है, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक टाइप 2। ठीक है, इसके लिए है आर्टिकल 117(1) और इसके लिए आर्टिकल है 117 क्लोज 3। अब देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक नाम एक जैसे से दिखाई दे रहे होंगे, है ना, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अभी समझते हैं इनको। पहले तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें, आर्टिकल 110 में है मनी बिल, आर्टिकल 117(1) में है फाइनेंस बिल टाइप 1, आर्टिकल 117(3) में है फाइनेंस बिल टाइप 2। अगर आपसे पूछ ले कि फाइनेंस बिल कहाँ है, तो फाइनेंस बिल है आर्टिकल 117 और उसका टाइप 1 किसमें है? आर्टिकल 117(1) में, टाइप 2 किसमें? आर्टिकल 117(3) में। ठीक है, अब देखिए, पहले समझते हैं हम पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में, पूरे विश्व के संदर्भ में कि फाइनेंस बिल किसे कहते हैं और मनी बिल किसे कहते हैं। ठीक है, पैसे के लेन देन से संबंधित कोई भी बिल हो उसको हम कहेंगे फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। ये मैं पूरी दुनिया के संदर्भ में बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल उसे कहा जाता है कि पैसे से संबंधित कोई भी बिल हो उसको कहेंगे हम फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। ठीक है, अब बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक किसे कहते हैं? फिर कि स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधानों वाले वित्त विधेयकों को ही धन विधेयक कहा जाता है। मतलब कुछ स्पेशल बना दिया, ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजन हो और वित्त विधेयक हो और उसमें स्पेशल कुछ प्रोविजन हो, उसको कहेंगे धन विधेयक। ठीक है, ये तो था पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में। ठीक है, समझ नहीं आया होगा तो कोई समस्या नहीं है, इंडिया के संदर्भ में क्या है वो समझेंगे हम, वो जरूरी है। ठीक है, देखिए इंडिया में क्या है कि आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 में जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है, उन प्रावधानों में से आर्टिकल 110 के प्रोविजंस में से कोई भी एक प्रोविजन या कुछ प्रोविजन या सारे के सारे प्रोविजन अगर किसी बिल में है तो वो बिल कहलाएगा मनी बिल, धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है कि आर्टिकल 110 का कोई भी प्रोविजन या कुछ प्रोविजन या सारे के सारे प्रोविजन अगर किसी बिल में हैं
और दूसरी कंडीशन भी सुनेंगे साथ में, आर्टिकल 110 से बाहर का कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो वो कौन सा बिल होगा? धन विधेयक। एक बार फिर सुन लो ध्यान से कि धन विधेयक मनी बिल वो बिल होता है जिसमें आर्टिकल 110 के प्रोविजन तो हो, ठीक है, एक हो या सारे हो या कुछ हो, ठीक है, सिर्फ आर्टिकल 110 के प्रोविजन हो, आर्टिकल 110 से बाहर किसी अन्य आर्टिकल के प्रोविजन ना हो, वो होता है मनी बिल, ठीक है। अब बात करें वित्त विधेयक टाइप 1। वित्त विधेयक टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 1, ये वो फाइनेंस बिल होता है जिसमें आर्टिकल 110 के प्रोविजन भी हो और साथ में किसी और आर्टिकल के प्रोविजन भी हो। आया समझ में? अकेले आर्टिकल 110 के प्रोविजन तो मनी बिल, लेकिन आर्टिकल 110 के साथ साथ किसी अन्य आर्टिकल के प्रोविजन भी हो तो आर्टिकल 117(1) के तहत क्या हो जाएगा? फाइनेंस बिल टाइप 1, ठीक है। अब फाइनेंस बिल टाइप 2 क्या है? वित्त विधेयक प्रकार 2। ये वो फाइनेंस बिल है, ये वो पैसे से संबंधित बिल है जिसमें आर्टिकल 110 का कोई भी प्रोविजन नहीं है। सारे के सारे प्रोविजन आर्टिकल 110 से बाहर के हैं, वो होगा वित्त विधेयक प्रकार 2। क्या डेफिनेशन क्लियर है? सिर्फ आर्टिकल 110 के प्रोविजन मतलब मनी बिल, आर्टिकल 110 के प्रोविजन के साथ साथ किसी अन्य आर्टिकल के प्रोविजन भी होना वित्त विधेयक प्रकार 1, ठीक है। आर्टिकल 110 का कोई प्रोविजन ना हो, आर्टिकल 110 से बाहर के ही प्रोविजन हो और वित्त विधेयक हो तो कौन सा होगा? फाइनेंस बिल टाइप 2। ये तो थी डेफिनेशन, ओके। आई थिंक यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं इनकी डिटेल। मनी बिल, तो मनी बिल सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मनी बिल आएगा हाउस में तो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन आवश्यक है, ठीक है। हमने अब तक पढ़ा ऑर्डिनरी बिल, अगर साधारण बिल संसद के सदन में आता है तो राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन था आर्टिकल 3। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक सदन के किसी सदन में आता है तो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है। अब बात करें धन विधेयक की, अगर धन विधेयक मनी बिल को संसद के किसी सदन में लाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल को पास किया जाता सिंपल मेजोरिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया जाता स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 से, और धन विधेयक को पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से पास होगा, ठीक है। तीसरी बात कि ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, पहले लोकसभा में भी आ सकता है, पहले राज्यसभा में भी आ सकता है। पहले लोकसभा में आए तो बाद में राज्यसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में आए तो बाद में लोकसभा में जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक भी ऐसा ही है, पहले किसी भी हाउस में आ सकता है। लेकिन मनी बिल, धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही आएगा। धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं आ सकता, तो धन विधेयक पहले लोकसभा में ही आएगा। अंडरस्टूड? अब बात करें कि एक हाउस पास कर दे और पास करके दूसरे के पास भेजे और दूसरा हाउस पास करे ना करे, ऐसी सिचुएशन डेडलॉक की बात करते हैं। तो जैसे साधारण बिल की बात थी, ऑर्डिनरी बिल की, तो इसमें क्या था कि एक हाउस पास कर दे दूसरा पास ना करे तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन था, संयुक्त बैठक का प्रावधान था। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या था? एक हाउस पास कर दे दूसरा हाउस पास ना करे तो बिल ड्रॉप हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अब बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक पहले तो लोकसभा में ही आएगा, ये कंडीशन है। लोकसभा पास कर देगा तो वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे 14 डेज 14 दिन के अंदर पास करना होगा। 14 डेज राज्यसभा को 14 दिन में पास करना होगा। अगर राज्यसभा 14 दिन में पास नहीं करेगी तो बिल ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा, ठीक है।
तो इसमें पावरफुल कौन हुआ? लोकसभा। लोकसभा ने अगर धन विधेयक पास कर दिया तो पास, राज्यसभा में तो वो जाएगा, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पास करना होगा, पास नहीं करेगी राज्यसभा तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही बिल पहले लोकसभा में आया धन विधेयक, फिर उसने पास किया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा पास करे ना करे, पास करेगी तो अच्छा है, नहीं करेगी तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा, कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति से पूछ के ही लाया गया था बिल पहले। ठीक है, इसलिए नैतिकता के आधार पर वो कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता, जैसे ही राष्ट्रपति के पास मनी बिल जाता है वो साइन कर देता है, क्योंकि उससे पूछ के तो लाए थे। ठीक है, और साधारण बिल में क्या था? राष्ट्रपति तीनों ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या था कि राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए। 24वां संविधान संशोधन 1971 से राष्ट्रपति को कह दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर आप साइन करोगे, कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही धन विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करेगा, क्योंकि उससे पूछ के ही लाए थे। अंडरस्टूड? ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है ना। ठीक है, अब बात करते हैं वित्त विधेयक प्रकार 1, फाइनेंस बिल टाइप 1। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 117(1). ठीक है, इसके बाद इसमें दो बातें, एक तो ये लोकसभा में ही आएगा, एक तो वित्त विधेयक प्रकार 1 पहले लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात कि लाने से पहले प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता है, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से ही आएगा, पूर्व अनुमति लेकर ही लाया जाएगा। बाकी सब इसके बाद और जो बातें बची वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होंगी। सिर्फ दो बात धन विधेयक वाली लागू होगी फाइनेंस बिल टाइप 1 पर, एक तो सिर्फ लोकसभा में आएगा, दूसरा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस बिल टाइप 2, वित्त विधेयक प्रकार 2। इसमें क्या है? सबसे पहले तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ठीक है, इसके बाद इसके प्रोविजन सेम है जैसे ऑर्डिनरी बिल के हैं, इसको हमारे देश में ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। अंडरस्टूड? हमारे देश में ये टाइप ऑफ बिल्स हैं 4, ये 4 के 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, आप है ना कोशिश किया करो, कॉपी पेन को साइड रख के सिर्फ समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, अगर नोट करना है तो आप दोबारा वीडियो देख लिया करो, है ना। ठीक है, और वैसे भी मैं आज वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, उस पर आपको रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ तो बुक्स में ही है ना। टीचर के पास किस लिए आते हैं? समझने के लिए। तो मेरा तो यही रहता है कि समझा दिया जाए अच्छे से। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये टाइप ऑफ बिल समझ में आए होंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आगे कंटिन्यू कल करेंगे।